Lecture 1, Chapter 4, Physics. Force. Force is an agent which produces or tends to produce change in the state of rest or uniform motion of an object. Force एक ऐसा एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है किसी भी किस्म की चेंज बॉडी की रेस्ट की स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स उसे मोशन में लेकर आएगी या एटलीस्ट मोशन में लेके आने की कोशिश करेगी, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स उसे या तो रोक देगी या एटलीस्ट रोकने की कोशिश करेगी। गिवन डायग्राम में दो बॉयज एक बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर वो सफिशिएंट फोर्स लगाएंगे तो वो इस बॉक्स की स्टेट चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी ये बॉक्स रेस्ट की हालत से मोशन की हालत में आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो सफिशिएंट फोर्स ना लगा सकें, तो इस सूरत हाल में ये बॉक्स रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन बहरहाल वो फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स एग्जिस्ट करती है। गिवन डायग्राम में एक फुटबॉल प्लेयर एक बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से बॉल की स्टेट चेंज हो जाएगी और बॉल मोशन की हालत से रेस्ट की हालत में आ जाएगी। यहाँ पर फोर्स स्टेट चेंज करने में यूज़ हुई है। फोर्स की नेक्स्ट डेफिनेशन, Force is defined as an agent which produces distortion in a body. Force एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। डिस्टॉर्शन से मुराद शेप में किसी भी किस्म की चेंजिंग। गिवन डायग्राम में लेफ्ट कॉर्नर पे स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। मिडल वाले स्प्रिंग में हमने वेट को हैंग किया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हुई, और लेंथ चेंज होने की वजह यह है कि जब वेट हैंग किया गया तो इस वेट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स ने स्प्रिंग के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस की। नेक्स्ट डायग्राम में हमने वेट की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी है, जिसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर जो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो रहा था वो भी इंक्रीज़ हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में वेट की वजह से स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है और ये फोर्स स्प्रिंग के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रही है। फिजिक्स टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज its state of rest or uniform motion in a straight line. हर बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखती है एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि तब्दील कर देती है उसकी रेस्ट की स्टेट को, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है तो वो उस वक्त तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। अगर रूम में एक चेयर है तो वो चेयर हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए और वो फोर्स उस चेयर की स्टेट को चेंज ना कर दे, यानी रेस्ट से मोशन में ना ले आए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए जो या तो उसको रोक देगी या उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इन डायग्राम से इंशाल्लाह आपको ये लॉ मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगा। यहाँ 4 डायग्राम्स हैं जिन्हें A, B, C और D का नाम दिया गया है। अगर आप डायग्राम A को ऑब्ज़र्व करें तो उसमें एक बॉल रेस्ट की हालत में है।
ये बॉल हमेशा रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए जो इसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज करे। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि इस बॉल को किक किया जा रहा है, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। तो इस फोर्स की वजह से अब ये बॉल अपनी स्टेट चेंज कर लेगी और रेस्ट से ये बॉल मोशन में आ जाएगी। डायग्राम सी में देखें तो इसके नीचे लिखा है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये बॉल मोशन में है, तो ये कंटिन्यू करेगी अपनी मोशन कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन से, यानी ये बॉल मूव करती रहेगी, इसकी स्पीड और डायरेक्शन में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। और डायग्राम डी में देखें आप, इस बॉल को एक नेट की मदद से रोका गया। इस बॉल ने जाकर जब नेट को हिट किया तो नेट ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से बॉल रुक गई। अगर नेट इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता तो ये बॉल अपनी मोशन की स्टेट को कंटिन्यू रखती। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई जाएगी, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगी, जैसे कि फिगर नंबर ए में है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाई जाए, जैसे फिगर सी। और टॉपिक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और बॉडी के या ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर हम फोर्स को डबल कर देंगे तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। फोर्स को हम 3 टाइम्स करेंगे, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम फोर्स को हाफ कर देंगे तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी हाफ हो जाएगा। यानी जिस किस्म का चेंज या जितना चेंज फोर्स में आ रहा है उतना ही इक्वल चेंज हमारे पास एक्सेलरेशन में आ रहा है। एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से मुराद ये कि अगर हम मास को डबल करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। अगर हम मास को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो चेंज या जितना इंक्रीमेंट हम मास में करेंगे उतना डिक्रीज आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन में। इस डायग्राम में एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में रिलेशन दिखाया गया है। डायग्राम ए और डायग्राम बी दोनों में मास की वैल्यू 10 kg है। डायग्राम ए में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई, जिसकी वजह से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। डायग्राम बी में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई, यानी फोर्स की वैल्यू को डबल कर दिया गया, तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डबल हो गई है। तो कंक्लूजन हमारे पास ये है कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने फोर्स की वैल्यू को डबल किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डबल हो गई।
इन डायग्राम्स में मास और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन दिखाया गया है। डायग्राम ए और डायग्राम बी दोनों में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, 10 न्यूटन है। डायग्राम ए में मास की वैल्यू 10 kg है और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायग्राम बी में मास की वैल्यू को डबल कर दिया गया, यानी 10 kg से 20 kg कर दिया गया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ हो गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम होके 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर जब मास की वैल्यू को डबल किया गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ हो गई। तो कंक्लूजन ये है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू में उतना ही चेंज आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। यहाँ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसे हमने रिलेशन 1 का नाम दिया। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसे हमने रिलेशन 2 का नाम दिया। थर्ड स्टेप में हमने रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आया। स्टेप 4 में हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो हमने एक इक्वल का साइन यूज़ किया और उसके साथ कांस्टेंट के यूज़ किया। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी रिप्लेस किया जाता है तो इसे इक्वल और एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है, तो सेकंड लास्ट स्टेप में हमने कांस्टेंट के की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट की है। लास्ट स्टेप में m डिनोमिनेटर में है, इसे जब हमने दूसरी साइड पर शिफ्ट किया तो ये a के साथ जाकर मल्टीप्लाई हुआ और न्यूमिनेटर में आया, तो हमारे पास फाइनल रिलेशन बना है F इज इक्वल टू ma। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म और फोर्स का फार्मूला है। फोर्स से रिलेटेड चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फार्मूला F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फार्मूला है। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है और उस साइंटिस्ट के नेम पे फोर्स का यूनिट रखा गया है। नॉर्मली न्यूटन ही यूनिट यूज़ किया जाता है।